सुलोचना देवी सिंघानिया। कर रहा हूँ अभी। स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दी क्या? हो गुड इवनिंग चिल्ड्रन, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। तो भाई आज हम तैयार हैं, आप भी तैयार हैं सैंपल पेपर 4 करने के लिए? ठीक है, आपको आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं, सब कुछ बढ़िया? तो प्लीज थम्स अप दीजिए। कर लेता हूं मैं। टेक माय नेम उत्कर्ष सिंह, प्लीज बताइए। कृष्णा, आपको आवाज आ रही है भाई? उत्कर्ष, शिल्पी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यानी आवाज आ रही है अच्छे से? या तो स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 4 करना। पर उससे पहले एक बच्चा है, उसका नाम तो मैंने पूछा नहीं है और पूछ लेंगे। उसने टोटल कितने पेपर करेंगे? 3 हो चुके हैं, चौथा मेरे पास है आज, 5 एक और। ठीक है, CUET की क्लास में प्रिपरेशन नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू कि क्या आने वाला है उसमें, राइट। और शायद उसमें बहुत सारी पाइथन आती है, CBSE का सिलेबस आता है। आई एम नॉट अवेयर विद द CBSE सिलेबस एंड ऑल, तो इट विल टेक टाइम, मे बी नेक्स्ट ईयर आई विल बी एबल टू डू दैट। तो क्योंकि जब तक सही से पता नहीं है किसी चीज के बारे में, वो काम नहीं करना चाहिए। तो सैंपल पेपर 4 शुरू करने से पहले भाई, एक बच्चा है सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल थाने, ठीक है, तो उसने भाई एक क्वेश्चन भेजा है कि भाई इसको सर बता दीजिए। ठीक है, तो हम बता रहे हैं। एंड ये 5 क्वेश्चन पेपर आपने कर लिए हैं और इसमें आप देखें सब कुछ लगभग रिवाइज हो गया है। इसके सिवा अगर आपको कोई टॉपिक लगता है तो आपको केवल कितने टॉपिक करने हैं? ठीक है, आपको करना है स्ट्रिंग, और एरे तो है नहीं पर इसमें स्ट्रिंग एरे आ सकती है, तो स्ट्रिंग कर लीजिए, स्ट्रिंग एरे कर लीजिए, स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस कर लीजिए, फिर रिकर्शन कर लीजिए। रिकर्शन क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ए और बी दो मतलब 6 मार्क्स का तो स्ट्रिंग आ ही रहा है, इसलिए रिकर्शन में स्ट्रिंग आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, यहां पे रिकर्शन में स्ट्रिंग आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यहां पे मेरे ख्याल से नंबर बेस्ड प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आ तो एरे वाली भी सकती है, पर प्रोबेबिलिटी सबसे हाई किसकी है? रिकर्शन में नंबर बेस्ड प्रॉब्लम की। उसके बाद क्या आता है आपका? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में क्या है भाई? स्टैक, क्यू, इनमें से एक प्रोग्राम आना है। इसकी थ्योरी भी आप जरूर पढ़ लें, व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज क्यू, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और क्या एप्लीकेशन है, स्टैक की क्या एप्लीकेशन है और क्यू की क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके सिवा डेटा स्ट्रक्चर में क्या है भाई? बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, इट्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। तो यही 4 चीजें आने वाली हैं, तो लगभग काफी चीजें हो गई हैं। तो भाई अब पहले बात करते हैं, जो क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे को भेजा है व्हाट्सएप पे, उसके बारे में। आपको भी कोई क्वेश्चन भेजना है तो आप भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। 5 पेपर कर लेंगे, उसके बाद टाइम रहेगा, आपके क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं बीच में, तो हम उनको भी इसी बीच में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सर से कुछ बात करना चाहता हूं, तो प्लीज डोंट कॉल मी, जस्ट गिव मी मैसेज कि आई वांट टू कॉल, देन आई विल कॉल यू। ठीक है, आई विल कॉल यू अकॉर्डिंग टू माई टाइम। मेरे को उस समय इंगेज है, मैं किसी क्लास में हूं, आप कॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं आपका कॉल नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए आप प्लीज कॉल मत करें, मैसेज डाल दें। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इज इट ओके?
तो ये हो गई एक बात। अब आगे चलते हैं उस प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और प्रोग्राम शुरू नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस कि देयर इज अ क्लास नेम्ड एज द स्ट्रिंग। देयर इज अ क्लास नेम्ड एज, मैं क्लास के बारे में बताता जा रहा हूं और उसमें क्या करना वो बताते जा रहा हूं, क्वेश्चन अलग से नहीं लिखा रहे हैं। देयर इज अ क्लास द स्ट्रिंग, नेम ऑफ द क्लास इज गिवन। ठीक है, T was capital, so let's take it capital only. S is also capital. It is having few member data. The member data are like str, len. नहीं, कोई दूसरा क्वेश्चन खुल गया। No, it is another question. दूसरा क्वेश्चन खुल गया। इस दूसरी जो क्वेश्चन भेजा उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा, क्लासेस ऑब्जेक्ट से नहीं दिया है, डायरेक्टली दिया है। ठीक है, डायरेक्टली क्या करना है, एक कोई वर्ड इनपुट कराना है, कंप्यूटर स्मॉल लेटर में इनपुट कराना है। इसके लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले प्रिंट करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या आ रहा है भाई, अल्फाबेटिकल इसका ऑर्डर आ रहा है, ये आपका इनपुट है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज लाइक CEM OPRTU। तो पहला तो काम ये करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रिंट कर देना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रिंट करने के बाद आपको आउटपुट में क्या दिखाना है, ये भी आउटपुट में दिखा देंगे हम। CDEFGHIJKLMNOPQRSTU, ये जो पहला लेटर है और जो आखिरी लेटर है, यहां बीच में कुछ कुछ लेटर मिसिंग है, उन लेटर को आपको प्रिंट करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। करना क्या है, सबसे पहला काम, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। इनपुट ले लें। तो मैंने एक लेट्स से str इक्वल टू sn.next.function.to लोअर केस, और मैंने इनपुट ले लिया, उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, ये स्ट्रिंग में ए को सर्च करते हैं, ए है कि नहीं, बी है कि नहीं, सी है कि नहीं। जो जो मिलता जाएगा दूसरी स्ट्रिंग में एक्यूमुलेट करते जाएंगे। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं वर्ड, जिसमें हम ऑर्डर में स्टोर करते जाते हैं। स्ट्रिंग ALP, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसमें स्टोर करना है, उसका नाम ले लिया ALP। ठीक, यहां से लिखते हैं। पहले मुझे यहां पे कैरेक्टर अवेलेबल है, CH इक्वल टू A, CH इज लेस देन इक्वल टू Z, CH प्लस प्लस। Will it work? It will work। ठीक, आप कैरेक्टर का लूप भी बना सकते हैं। CH इज अ कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ABCD जनरेट करेगा। अब ये जो पहला कैरेक्टर A है, अब जो स्ट्रिंग यूजर ने इनपुट करी इसमें इसको देखते हैं क्या A आ रहा है। सिंपल सा सर्च करना है। तो भाई इस स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर का लूप बनाइए। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, str.length। ठीक, अब ये जो कैरेक्टर हमें देखना है, स्ट्रिंग से जो कैरेक्टर निकालते हैं उससे कंपेयर करते हैं str.char@i। str.char@i विल एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग वन बाय वन, एक एक करके कैरेक्टर निकाल रहा है। ओके, अब ये जो कैरेक्टर हम चाहते हैं इससे मैच कर गया, मैच कर गया। तो हमने जो स्ट्रिंग ले रखी ALP, ALP में हम इसको ऐड कर सकते हैं, ALP प्लस CH। तो आपका ये आ जाएगा भाई। कैसे आ जाएगा भाई, देखिए जब CH की वैल्यू स्मॉल a है ना, तो इस स्ट्रिंग से कंप्यूटर से एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किए, स्मॉल a इसमें कहीं मैच नहीं किया, दिस ALP विल रिमेन अनचेंज्ड। देन व्हेन द कंट्रोल विल गो अगेन, इससे इधर से बाहर आया, ऊपर वहां गया CH प्लस प्लस से, CH की वैल्यू क्या हो गई B। B के लिए फिर से इस स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हैं,
किसमें ढूंढ रहे हैं? एसटीआर में एक एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. अगेन सेम थिंग विल हैपन, नथिंग विल बी एडेड टू एएलपी, राइट. उसके बाद क्या है भाई? टेलीग्राम पे नोट्स नहीं दिए क्या? हाँ भाई, टेलीग्राम पे नोट्स तो डाल दिए गए हैं. टेलीग्राम में नोट्स पड़े हैं, आई कैन सी. ठीक है, टेलीग्राम पे नोट्स हैं, आप डाउनलोड करिए, उस पर देखिए हैं. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम. आज वाला अब आज की क्लास के बाद डालेंगे. ठीक है, तो भाई बी भी नहीं है तो अगला करेक्टर सी एच के लिए सी हो गई. अब सी इनर लूप चलते ही मैच कर गया, तो भाई आपका एएलपी में क्या चला गया? सी. इसके बाद अगर सी इसमें 2 बार भी होता तो यहां पे 2 बार सी चला जाता. 2 बार गया, 3 बार गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, तो हो सकता है आपको केवल इतना ही करने को आ जाए. कोई जरूरी नहीं कि इसके आगे ये भी आए कि भाई करेक्टर को इंसर्ट करो जो मिसिंग है. इतना भी आ सकता है. इस ठीक है, अब आगे क्या करना है? आपका ये बन गया, इसका पहला करेक्टर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया, इसका पहला करेक्टर क्या है भाई? पहला करेक्टर है ये सी, आखिरी करेक्टर है यू. तो हम भाई पहले और आखिरी करेक्टर से बीच के सारे करेक्टर को स्टोर कर लें या डिस्प्ले कर दें तो चलेगा. तो हम क्या कर रहे हैं भाई? यही कर रहे हैं कि भाई हमने एक लूप चलाया. अगर दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करना तो एक स्ट्रिंग और ले लीजिए, स्ट्रिंग एएलपी को डिस्प्ले कर लेंगे, आर ले लेते हैं. सी एच इक्वल टू एएलपी डॉट कैरेट 0. ठीक है, पहला करेक्टर कौन सा? वहां से पिक करा, से लेकर कहां तक जाना है भाई? इस स्ट्रिंग के आखिरी करेक्टर तक. इस स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर क्या? सी एच इज लेस देन, भाई बहुत लंबा लिखना पड़ेगा. सी एच इज लेस देन इक्वल टू, देयर इज नो प्लेस सो आई एम कमिंग डाउन. किस स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर चाहिए? एएलपी का आखिरी करेक्टर चाहिए, तो कैरेट लगाएंगे. आखिरी करेक्टर किस इंडेक्स नंबर पे होता है? लेंथ -1 पे. किसकी लेंथ? एएलपी की लेंथ. एएलपी डॉट लेंथ -1, और उसके आगे इस लूप का सी एच को इंक्रीमेंट करना, सेमीकोलन सी एच प्लस प्लस. तो भाई ये जो लूप चलेगा सी से लेकर यू तक के सभी कैरेक्टर को जनरेट कर देगा. अब उसको आप आर में स्टोर करते जाइए. आर में स्टोर कर दीजिए भाई. क्या करेंगे? आर इक्वल टू आर प्लस सी एच. इसके बाद आप डिस्प्ले कर दीजिए, आप एएलपी को लाइन चेंज करके आप डिस्प्ले कर दीजिए, आर को अब तुम्हें जो भी करना पड़े वो कर लीजिए. ठीक है, फंक्शन में दिया है तो रिटर्न कर लीजिए, जो भी जरूरत है. मेन प्रोसेस इज दिस. ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तो एक ही दो है यार. तो आपने थ्योरी तैयार करनी है, एमसीक्यू के लिए अलग से तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट गो थ्रू द होल थ्योरी. आपको थ्योरी ठीक से आती है, लॉजिक आपके पास है, जस्ट मेक आउट योर बेस्ट चॉइस. It is just wastage of time to just prepare the question for MCQ, because you are going to have 2 questions. Last year there was a lot of MCQ, whole the paper was of MCQ, so we had worked according to that. Here only 2 questions, 3 questions are going to be there. Just prepare theory properly and you will be able to make out what is the right answer. Okay, भाई मनोहर जी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, डाल दिए गए हैं नोट्स. और कुछ बच्चों का यहाँ जो कहना है केवल 3-4 मार्क्स ही चाहिए, 6 नंबर नहीं चाहिए. क्यों 6 नंबर नहीं चाहिए? आप 6 नंबर लाइए भाई, आपके पास टाइम है. ठीक है, आप बिल्कुल नंबर ला सकते हैं. हर क्वेश्चन में कुछ देखिए, हर कुछ बच्चे पूछे भाई स्ट्रक्चर बता दीजिए, 6 नंबर ले. हर प्रोग्राम में क्लास का नाम दिया होगा, आप लिखिए क्लास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लास का नाम दे दीजिए. ठीक, देख लीजिए स्ट्रक्चर भाई.
फिर यहां दिए गए होंगे डेटा, ये डिक्लेयर कर दीजिए फ्रॉम क्वेश्चन जो दिया है एज इट इज। फिर दिया गया कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम दिया गया होगा। यहां पे डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक है। डेटा मेंबर को आप क्या कर देंगे, इनिशियलाइज। रिमोट कहां है इसी का है भाई, अच्छा। अब सवाल ये कि किस वैल्यू से इनिशियलाइज करें, ठीक है। तो भाई अगर आप करने वाले हैं स्ट्रिंग वेरिएबल है तो आप नल से इनिशियलाइज करिए, कैरेक्टर वेरिएबल है नल से इनिशियलाइज, डबल कोड लगाएंगे, स्ट्रिंग में सिंगल कोड का पेयर लगा दीजिए, कैरेक्टर में इंटीजर है 0 डाल दीजिए, डबल फ्लोट है तो 0, फ्लोट में 0.0, एफ डबल है 0.0, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया होगा। नोट्स भाई इस पे शेयर किए हैं, जो इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता है एक लिंक, इनविटेशन कोड है टेलीग्राम का, उसमें आपको नोट्स मिल जाते हैं। ये आपका लिख के आएगा भाई ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं, वो किस तरह कंस्ट्रक्टर कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्वेश्चन में या तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया गया या पैरामीटराइज दिया गया होगा। भाई पैरामीटराइज दिया गया है तो क्वेश्चन में उसके साथ साथ दे रखे होंगे पैरामीटर की लिस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी होगी पैरामीटर्स की कि भाई इसको हमें क्या क्या पास करना है। तो यहाँ पे अब भाई डेटा को किससे इनिशियलाइज करना है, विद पैरामीटर, जो पैरामीटर दे रखे हैं उससे इनिशियलाइज कर दीजिए। कोई ना कोई फंक्शन इनपुट कराने के लिए अलग अलग नाम हो सकते हैं। इनपुट कराने का फंक्शन देगा तो इनपुट स्ट्रिंग को कैसे कराते हैं, इंटीजर को कैसे कराते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक फंक्शन होगा डिस्प्ले का, तो उसमें ध्यान देना है कि क्या क्या चीज डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है, कौन कौन से डेटा मेंबर डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है। वो सारे डेटा मेंबर्स जो क्वेश्चन में दिए उनको डिस्प्ले कर दीजिए। फिर लिखा है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो पहला काम तो सबको करना ही होता है, क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू क्लास का नाम, ठीक। अब यहां पे इस ब्रैकेट में देखते हैं इंपॉर्टेंट बात, खाली रखना है कि कुछ लिखना है। भाई अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे रखा तो वो कुछ ले ही नहीं रहा है, जब कुछ ले नहीं रहा तो आप क्या दोगे, लेना एक ना देना दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पैरामीटराइज में अगर वो 2 वैल्यू ले रहा है, ठीक है। भाई आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक में कम जो सॉकेट लगा है वो 3 पिन का है कि 2 पिन का है। अगर आपके पास 2 पिन का सॉकेट लगा तो 3 पिन वाला प्लग नहीं लगेगा। तो यहां पे अगर 2 पैरामीटर लिए हैं, ये ले रहा है तो आप 3 थोड़ी पास कर दोगे, कितने वो रिसीव करा उतने वैल्यू पास करिए, किस टाइप की वैल्यू रिसीव करा उस टाइप की वैल्यू पास करिए, इंटीजर ले रहा तो इंटीजर पास करिए, स्ट्रिंग ले रहा तो स्ट्रिंग पास करिए। सिंपल सी फंडा है पैरामीटर लिस्ट कंस्ट्रक्टर के, देखिए अकॉर्डिंग टू दैट आप यहां पे वैल्यू पास करेंगे। उसके बाद हर प्रोग्राम में 3 बातें होती हैं, ये बिल्कुल समझ में ना आने वाली चीज है, मतलब जिसको समझ में नहीं आई उसके लिए बता रहा हूं, लॉजिक नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा भाई, इनपुट का फंक्शन कॉल करेगा, प्रोसेस का फंक्शन कॉल करेगा। ये सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता, क्वेश्चन हमें पता ही नहीं है प्रोसेस के फंक्शन कॉल करने की जरूरत है कि नहीं। भाई कह रहा है हमको आता ही नहीं है कुछ, उसके लिए बता रहा हूं, इनपुट का प्रोसेस कॉल करेगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट 3 फंक्शन कॉल कर दीजिए, जिसको कैसे कॉल करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लगाना है, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, ठीक है, प्रोसेस आउटपुट। कभी कभी प्रोसेस का फंक्शन तो डिस्प्ले से ही कॉल करना पड़ता है, तो अगर डिस्प्ले से कॉल करना पड़ा तो यहां हम कॉल नहीं करेंगे, पर जिसकी समझ में नहीं आया वो यही करेगा। बाकी इसको खाली मत छोड़े, नहीं आता है तो क्या, कुछ तो सही होगा भाई, आपकी जो समझ में आता है ये तो पूरा सही लिखेंगे ही, प्रोसेस में छोड़ के नहीं आए। रिकर्सन वाले क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत है, रिकर्सन नहीं आ रहा, भाई कोशिश तो कर लो, कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो कोशिश कर लो, अभी आपके टाइम है, आप कोशिश कर लीजिए। नहीं हुआ था वर्स्ट केस तो क्या छोड़ दोगे, तो भाई आप क्या करोगे, तो आप बिना रिकर्सन के लिख दो, खाली तो मत छोड़ो। आप उस केस में जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है
कि ये क्या पूछ लिया रिकर्सिव फंक्शन में, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कोशिश की थी पर फिर भी नहीं हो पाया, तो भाई आप नॉर्मल लिख दीजिए। बट आपको पहली कोशिश करनी कि आप रिकर्सन से ही करें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है रिकर्सन के नंबर है। वो अब एग्जामिनर की बात है कि वहाँ क्या डिसाइड होता है, नंबर देंगे या नहीं देंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा भाई। पिछली साल क्या हुआ था वो इस साल होगा, पिछली साल तो हुआ ही नहीं था, उससे पिछली साल पास्ट ईयर में, ठीक है। म्यूचुअल फंड की तरह ही हम कह सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के बेस हम इस बार की बात नहीं कर सकते। एक फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पास्ट में, आगे वैसा ही परफॉर्म करेगा, हम नहीं कह सकते। तो वही यहाँ पे है कि अगर कभी बोर्ड ने रिकर्सन ना कर के क्वेश्चन में डायरेक्ट कर देने पे नंबर दिए थे, तो क्या इस बार भी देगा, हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है उस बार कुछ ऐसी बात रही उस क्वेश्चन में कि चलो भाई देते हैं, अगले साल से सब लोग सीख लेना, आगे वाले बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो ये हो गई बात। इसी तरह से कुछ देखें, हम इनटे से क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ कॉमन पॉइंट बता रहे हैं, तो वो हर बच्चे को करना ही करना है, हर प्रोग्राम में होता है, तो वो कोई गलत नहीं करेगा। आई होप सब बच्चे उसको सही करेंगे, ठीक। हम देख लेते हैं कुछ कमेंट्स बच्चों के हैं, क्या लिख रहे हैं। बेटा फिर से शेयर करा देंगे, ठीक है भाई, फिर से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मनोहर जी बोल दिया है, फिर से शेयर कर लिया जाएगा। हाँ प्लीज, जैसे म्यूचुअल फंड में लिखा होता है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट्स, प्लीज रीड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। सेम वे हियर ऑल्सो, यहाँ पे स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ये, यहाँ स्कीम लिखी हुई है, इसको केयरफुली पढ़ लेंगे आप। क्या है भाई, टाइम अलॉटेड तो तुम्हें देखने की जरूरत, पता ही है 1.5 घंटे है, आप ज़्यादा चाहोगे तो नहीं मिलेगा, 10 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा, ठीक है। जब पेपर मिला रीडिंग करेंगे, ध्यान से करेंगे, क्या करना है उस समय सोच लीजिए, कौन सा प्रोग्राम करना है, किस में क्या क्या चीज़ लिखनी है, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। क्या क्या चीज़ें लिखनी है, किस क्वेश्चन में मेन लिखना है, किस में नहीं लिखना है, ध्यान से पढ़ लीजिए। साथ में क्या है, क्वेश्चन में एक सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन है। ए और बी में वर्किंग एंड रीजनिंग, वर्किंग एंड रीजनिंग बड़ा अजीब सी बात है भाई, आपको ध्यान है वर्किंग क्या दिखानी है, तो भाई आपको बताया आउटपुट निकालो रिकर्सिव फंक्शन का, तो आप कैसे सोचेंगे आउटपुट, आपने हवा में निकाल दिया ऐसे ही। इतना काबिल है अगर आप, तो भी काबिलियत मत दिखाइए प्लीज, वर्क इट आउट। एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने ये वर्क किया है। अच्छा, वर्क किया करने से फायदा क्या है, सपोज आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, वो सही हो गया, तो वर्किंग के नंबर अगर है वहां पे तो कट गए, सही आंसर है पूरे नंबर नहीं मिले। वर्किंग लिखने का फायदा, आपकी वर्किंग सही हुई और आखिरी मोमेंट पे आपसे गलती हो गई तो आपने आंसर गलत हो गया। पर भाई हमने वर्किंग पढ़ा, सके बच्चे को आता है तो चलो इसको 1 में से आधा दे दें, 2 में से 1 दे दें, 1.5 दे दें, कुछ तो दे सकते हैं। तो गिव एन चांस टू द एग्जामिनर ऑल्सो टू रिवॉर्ड सम मार्क्स टू यू, ठीक है। तो आप जो है वर्किंग जरूर दिखाएंगे जहां भी आउटपुट वगैरह है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज, जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहां पे ये वर्किंग रीजनिंग कहां आएगी, तो भाई ये जो प्रोग्राम है इसमें लिख दीजिए कमेंट्स। कमेंट्स लिखने हैं नहीं लिखने हैं मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। क्या है, कमेंट लिखने हैं नहीं लिखने उससे मतलब नहीं है, आप कमेंट लिख के आएंगे। क्यों लिख के आएंगे भाई, लिखने हैं नहीं लिखने फिर भी, क्योंकि यहां बहुत क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। तो अगर आपने लिख दिया और ये नहीं लिखना, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स। ब्लू पेन से प्रोग्राम, ब्लैक पेन से कमेंट, ये क्वेश्चन में दिया है, ये मेंबर डेटा है, ये मेंबर फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कर रहा है, लिख दीजिए, ठीक है। दिस सैंपल पेपर्स आर फॉर रिवीजन, 5 कराएंगे, कुछ एक और हम डाल देंगे इधर से, 2-3 और भी डाल देंगे, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो दैट विल बी एनफ, इट विल बी बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, प्रैक्टिस पेपर इज जस्ट टू जस्ट रिकॉल थिंग्स, सब कुछ सारी चीजें एक साथ करने का आपको। ये भाई एक वन क्वेश्चन इज फ्रॉम वन टॉपिक, अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम अनदर टॉपिक, तो यू कैन स्विच बिटवीन एंड जस्ट यू कैन यू मेंटेन दिस कि आप सब कुछ कर पा रहे हैं। तो ये हो गई। अब हम लोग आते हैं पेपर पे। भाई पेपर तो कर लें, आज तो ज्ञान ही देते रहे,
तो सबसे बड़ा काम क्या है, लो क्या हो गया, गड़बड़। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, वापस आ गया सब कुछ, वापस आ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। वाह, पहला क्वेश्चन। तो भाई अब आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए, रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग वन फंक्शन अगेन एंड अगेन। वन फंक्शन, दैट फंक्शन इज इटसेल्फ और some other function, it is not said. Second part is saying is a process of calling one function within its body. ये पॉइंट को पढ़िए। तीसरा, पढ़ सारे लीजिए, मल्टीपल चॉइस में देयर मे बी टू ऑप्शंस व्हिच मे बी लुकिंग करेक्ट, तो विच इज बेटर आंसर वी हैव टू सी। इज अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग मल्टीपल फंक्शन विद इन द विद सेम नेम। मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम तो होता है ओवरलोडिंग, ये गलत हो गया, ओवरलोडिंग है। इज अ फोर्थ इज अ कॉलिंग अ फंक्शन विद डिफरेंट नेम, ये भी नहीं है भाई, ये है इज अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग वन फंक्शन विद इन इट्स बॉडी। वन फंक्शन वो खुद को है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, so Pranav has answered it correctly. You can answer in the chat box instead of talking other things. Good evening, multi-level short plus. Okay, now which of the following statement is true about inheritance? What is true about inheritance? Let's see. It leads to data hiding. It facilitates reusability. भाई इनहेरिटेंस इज अ पार्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, मतलब पार्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो इनहेरिटेंस में भी तो इनकैप्सुलेशन होता है कि नहीं होता है? तो ए तो एक मिनट बेटा, डाउट क्रिएट कर रहा है। अरे एक बच्चा पूछ रहा है भाई रिकर्शन वाले पे पहला ए क्यों नहीं है, क्योंकि वो बार बार कॉल कर रहा है। विद इन इट्स बॉडी का मतलब है अपने आप को कॉल करना, ठीक है। तो डेटा हाइडिंग अगर केवल लिखा जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्स और इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एक बेस केस है, सॉरी बेस केस बोल रहे हैं, बेस क्लास है। बेस क्लास की चीजों को हम यूज करने के लिए एक नई क्लास बना ले रहे हैं। नई क्लास में हमें वो चीजें, ड्राइव क्लास में हमें वो चीजें नहीं चाहिए जो बेस केस में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। फाइन, सो इट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। नेक्स्ट फंक्शन इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रिंग। सो लेट्स गो थ्रू रिकर्सिव फंक्शन। ध्यान से देखिए क्या है भाई, एक प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन को क्या पास किया जा रहा है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर, ठीक। स्ट्रिंग क्या पास करा रहा है, इंडिया, और नंबर पास करा रहा है 4। तो फंक्शन नेम इज प्रिंट। वी हैव पास्ड इंडिया इन ब्लॉक लेटर, आई लव माई इंडिया, और 4। अब कह रहा है अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एस डॉट कैरेट ए प्रिंट करो। ए की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है, 0 से तो बड़ी है, तो कैरेट ए प्रिंट करो। तो कैरेट ए कितना है भाई, कैरेट ए पे 4 है, 0 1 2 3 4। तो आउटपुट में पहले आया ए, लाइन चेंज नहीं हो रही, प्रिंट एलन नहीं लिखा है। फिर से फंक्शन कॉल हुआ, रिकर्सिव फंक्शन है। अब इसने क्या इसको पास किया, फर्स्ट पैरामीटर रिमेन्स एज इट इज, सेकंड पैरामीटर की वैल्यू घट गई। तो अब क्या पास हो रहा है भाई, 3 पास हो रहा है। तो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, आई। फिर पास होगा 2, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, डी। फिर पास होगा 1, इंडेक्स नंबर 1 पे है एन। फिर पास होगा 0, और 0 पे ये ट्रू हो रहा है कि नहीं भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, 0 पे भी ट्रू हो रहा है। तो प्रिंट करेगा आई, उसके बाद हो जाएगा -1। -1 पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। तो इसमें बेस केस तो लिखा ही नहीं है। पर अगर इस इफ के अंदर नहीं गया तो इसने खुद को कॉल किया, नहीं किया।
तो बेस केस ऐसे विजिबल होना दिखना जरूरी नहीं है, पर है, क्योंकि यहां पे एक कंडीशन आ रही है जहां पे वो खुद को कॉल नहीं कर रहा है, तो वो बेस केस ही है। ए की वैल्यू जैसे ही -1 हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, रिकर्सिव केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो आ गया बाहर और वो हो गया बेस केस। ठीक है, गुड इवनिंग सुल्तान। ठीक, और कौन आया है? प्रत्युष भरद्वाज आए हैं। हेलो हेलो। तो भाई क्या बात रिपीट करनी है? देखिए आपने बोला ये जो इसमें है कि भाई ये जो ए की वैल्यू है वो 4 पास की थी, 4 3 2 1 0। इसके लिए ये इस इफ कंडीशन क्या हो रही थी भाई? ट्रू हो रही थी। तो ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, ये खुद को कॉल कर रहा है, तो ये हो गया रिकर्सिव केस। पर जैसे ही ए की वैल्यू -1 हुई तो क्या हुआ भाई? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो कहां पहुंचेगा? इस लाइन पे पहुंचेगा। ये क्या है? इस फॉर का, सॉरी इस फंक्शन का एंड है, फंक्शन से बाहर निकल गया। ठीक है, तो बेस केस हमने कहा यहां दिख नहीं रहा है क्लियरली, अलग से नहीं लिखा है, यहां ये नहीं लिखा है कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू, सॉरी ए इक्वल टू -1 हो तो रिटर्न करे। रिटर्न कर ही जाएगा, जब भाई खुद को कॉल नहीं किया तो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। आई होप एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड द आउटपुट ऑफ दिस वन। इट इज डिस्प्लेइंग दिस स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। बहुत सिंपल सा आउटपुट भाई में आने वाला है। भाई एक नंबर के क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट होगा? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा? INDI है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब सी बताते ना बताते सही आंसर तो पता चल गया आपको, वो सी है कि डी है तो आप देख ही लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्ट्रिंग में कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखने के लिए आ रहा है हर पेपर में। जावा टू ब्रेक द स्ट्रिंग संडे इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। वाह 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 वाह। लेंथ क्या है इसकी? लेंथ निकाल के करें? संडे दिया है, ये डायरेक्ट लिख दे, है ना। तो भाई ये सन कैसे आएगा? सन कैसे आएगा? संडे 0 1 2 ये पार्ट है, 3 4 5 दूसरा पार्ट है। तो क्या करें? संडे स्ट्रिंग का पार्ट निकालना हो तो क्या लगाते हैं? सब स्ट्रिंग। 0 से लेना है 2 तक तो लिखेंगे 3। ठीक है, तो इससे आएगा पहला पार्ट। ये जो है ना सब स्ट्रिंग फंक्शन, बिल्कुल पापा लोग की तरह होता है ना। पापा से 100 रुपये मांगो तो सबके तो नहीं देते हैं, कुछ लोग घटा देते हैं। 100 मांगो 99 देंगे, 50 देंगे। किसी 500 रुपये मांगो कहेंगे ऐसे बेटा 300 में काम चला लो। सबको अपने पापा की पहचान होती है। क्या करता है भाई? उससे पता 500 मांगे पापा 300 देंगे, ठीक, तो उसे 500 मांगने क्या करता है? 800 मांग लेता है। तो चलो आप घटाओ, हमारे लेवल पे आ जाओगे। तो हमें भैया चाहिए 2 तक, हम बढ़ा के मांग रहे हैं, 1 घटा के हमें जो चाहिए हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए 3 से लेकर 5 तक, तो क्या लिखेंगे? संडे डॉट सब स्ट्रिंग 3, 6। ठीक है, अगला सवाल है फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है? लगभग सब कुछ आ जा रहा है इस पूरे पेपर में, सारी थ्योरी आ जा रही है भाई। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती? ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में फर्क है थोड़ा सा। क्या है? मोर देन वन फंक्शन, एक से अधिक फंक्शन हैविंग सेम प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जानते हैं? फंक्शन की पहली लाइन जिसमें नाम भी होता है, रिटर्न टाइप भी होता है, पैरामीटर लिस्ट भी होती है। सेम प्रोटोटाइप बट डिफरेंट स्कोप। डिफरेंट स्कोप का मतलब दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस, एक क्लास में नहीं है। तो वो आपकी क्या है? फंक्शन ओवरराइडिंग है। ठीक है, समझ में आ गया चांद बाबू? ये प्रत्युष 360 सब क्या लिख रहे हो? सेम फंक्शन डेफिनेशन बट डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, जबकि ओवरलोडिंग में क्या होता है? दे आर इन द सेम क्लास
बट द सिग्नेचर इज डिफरेंट, इट मींस पैरामीटर लिस्ट हैज टू बी डिफरेंट। नेम सेम होगा, पैरामीटर लिस्ट अलग होगी। एक में एक इंटीजर दिया, यानी कि एक में एक पैरामीटर, दूसरे में 2 पैरामीटर, तो तीसरे में 3 पैरामीटर है, नंबर ऑफ पैरामीटर अलग कर दिए, या आपने क्या अलग कर दिया, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर अलग कर दिया, सीक्वेंस अलग कर दिया, कुछ ना कुछ तो अलग होगा क्योंकि वो सेम क्लास में है। ठीक है, अगला सवाल कहता है वेलकम डॉट सबस्ट्रिंग 3, वेलकम सबस्ट्रिंग 3, यहां पे केवल एक ही इंडेक्स नंबर दे रखा है, तो भाई इसका क्या मतलब हो गया, ये क्या माना जाएगा, स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, क्या माना जाएगा, स्टार्ट इंडेक्स। वेलकम स्वैग से करो, ठीक है, 0 1 2 3, 3 ऑनवर्ड पूरा, COME, ठीक है, कम ऑन, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई, स्टैटिक और डायनेमिक का एक सीधा सा अर्थ है, जो चेंज नहीं होता वो स्टैटिक है, जो चेंज हो जाता है वो डायनेमिक है। चेंज किस चीज में होना है, ठीक है, चेंज किस चीज में होना है, अरे एक मिनट, गायब कहाँ हो गया सब कुछ, तो ये है, इसका सॉल्यूशन लिखा होगा बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो इसकी क्या लैंग्वेज लिखनी है आपको, ये देख लीजिए, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर हैज अ फिक्स्ड साइज, इट कैन नॉट बी चेंज वंस डिफाइंड, एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कैन बी एक्सपेंडेड और सिंक एज पर नीड। स्टैटिक जो चेंज नहीं हो सकता है, डायनेमिक जो चेंज हो सकता है साइज में। तो भाई आप तो ये देख लिया कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर जिसके साइज चेंज नहीं हो सकता, और डायनेमिक जिसका साइज चेंज हो सकता है। तो चैट बॉक्स में जरा इसका एग्जांपल लिखिए, क्यू स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी है। भाई क्यू जो है और स्टैक है, स्टैक और क्यू एक कॉन्सेप्ट है बेटा। कुछ बच्चे ने लिखा है भाई स्टैक इज, क्यू जो है डायनेमिक है, स्टैक और क्यू कॉन्सेप्ट है, इसको एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में क्लास 12 के स्टैक और क्यू का इंप्लीमेंटेशन एरे से दे रखा है। तो जब एरे से कर रहे हैं तब तो स्टैटिक होगा क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया, जब लिंक लिस्ट से कर रहे हो तब डायनेमिक होगा। तो बिल्कुल क्लियर आंसर आपको पकड़ना है, तो हम इसके लिए आंसर ये ले लेते हैं भाई ये जो है स्टैटिक का एग्जाम्पल है एरे, ठीक है। भाई एरे आपने जो प्रोग्राम बनाया, एरे का साइज 10 ले लिया, 5 ले लिया, n ले लिया, m ले लिया, कुछ भी लिया, एक बार आपने जो साइज ले लिया वो बदल नहीं सकता। पर लिंक लिस्ट क्या होता है, इसी के लिए लिंक लिस्ट होता है। लिंक लिस्ट में आपने एक लिंक लिस्ट बनाई, उसमें एक डेटा आइटम स्टोर किया, आपका काम नहीं चल रहा है, ज़्यादा चाहिए आप बढ़ा लीजिए, जोड़ते जाइए, हैं। और उसको बाद अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो है कम है तो रिमूव भी कर सकते हैं, जब चाहिए आप ऐड कर लीजिए। और एग्जांपल आपके कोर्स के हिसाब से अभी जो भी आपके सिलेबस में है, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री कैसा है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज अगर आई तो आप ये भी लिख सकते हैं, बाइनरी ट्री इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री इज रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक। चले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। कल की क्लास में मैंने लेंथ के बारे में खुद बताया था काफी कुछ, उसको जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा भाई। नोट ऑफ द ट्री, बेस केस ऑफ रिकर्सन, ये थ्योरी बहुत रुलात बकवास चीज लगती है मेरे को। नोड क्या है, ट्री का नोड क्या चीज होती है भाई, प्रोग्राम करा रहे हैं, ये भी तो एग्जाम में आएगा, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती उसके तो नंबर यही आने वाले हैं, ठीक है। 6 6 12 4 20
25 है, 6 6 12 4 20, 4 24, 6 6 12 नहीं 12 4, अरे 20 नंबर की प्रोग्रामिंग आएगी। 6 + 6 + 4 + 4, तो ये तो 20 नंबर अगर प्रोग्रामिंग के, तो 15 नंबर थ्योरी के हुए ना। इसको कौन छोड़ना चाहेगा? कोई छोड़ेगा? ठीक है, तो भाई इसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसको हमें करना पड़ेगा। नोड क्या है? नोड इज यूज टू स्टोर द डेटा आइटम। नोड कुछ मेमोरी में इस तरह से होता है, इट हैज 3 पार्ट डेटा आइटम, ठीक है, जिसमें जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, देख, और ये लेफ्ट सक्सेसर जो होता है एड्रेस उसका स्टोर करता है, ठीक है, एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ लेफ्ट सक्सेसर, और यहां एड्रेस ऑफ राइट सक्सेसर, ठीक है। और अगर यहां पे लेफ्ट राइट में कोई नोड नहीं है तो क्या स्टोर करता है? वहां पे नल डाल देता है। भाई है ही नहीं तो नल डाल देगा, क्या करे। अगला क्वेश्चन भाई पोस्ट 6 में कन्वर्ट करने के लिए है। आज आप प्रैक्टिस करें अपने आप से। तो मेरे पास एक मैडम का मैसेज आया कि बताइए, मैंने बताया है ना, तो वो बोली नहीं ये नहीं वो होगा, तो भाई मैंने भी देखा, चलो चेक कर लेते हैं। तो गूगल में जाइए, लिखिए इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्टर, और यहां पे अपना एक्सप्रेशन डालिए और अपना आंसर चेक कर लीजिए। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू हैव नोबडी टू चेक वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। यू कैन इंश्योर योर 2 मार्क्स बाय डूइंग प्रैक्टिस ऑन योर ओन, चेकिंग योर आंसर विद हेल्प ऑफ दिस कन्वर्टर, ठीक है। आप कोड डालिए, कन्वर्ट पर दबाइए, आपको आंसर पूरा सब दिखा देगा, ठीक है। पर सॉल्व करने के बाद देखिए, पहले नहीं। तो भाई ये हो गया P*Q + R एक्सपोनेंट S/T। तो प्रेसिडेंस सबसे हाई किसका है? एक्सपोनेंट का। उसके बाद एस्टिक का नंबर 1 1 2 3 4। एक लाइन में मैं लिख सकता हूं, बच्चा लोग एक लाइन में मत लिखना, जस्ट शो ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। तो भाई पहले क्या आएगा? P*Q + R X एक्सपोनेंट/T, ये हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में लिखिए भाई PQ* + R X एक्सपोनेंट/T, फिर स्लैश को शिफ्ट करिए, PQ* + R X एक्सपोनेंट/T/, फिर इस प्लस को शिफ्ट करिए इधर, PQ* R X एक्सपोनेंट/T/, प्लस ऐसे करें। इसमें क्या फायदा है सारे स्टेप दिखाने का भाई? आखिरी तक में एक स्टेप कहीं आखिरी में गलत हो गया तो जहां तक का सही है वहां तक के तो मार्क्स मिलेंगे ना। एक लाइन में कर दिया, और मान लीजिए आप एक लाइन में करेंगे तो वैसे ही फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सीधे ये लिया, दिमाग लगाया, लिख दिया ऐसे रफ में। रफ में सॉल्व नहीं करने का, किधर सॉल्व करना? फेयर कॉपी पे, ठीक। तो भाई चलें आखिरी बाइनरी ट्री थ्योरी का, उसके बाद प्रोग्रामिंग आ रही है भाई, प्रोग्रामिंग वाले परेशान ना हो। और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जो है स्टैक का एप्लीकेशन है। स्टैक का एप्लीकेशन, क्यू का एप्लीकेशन क्या है? स्टैक का एप्लीकेशन क्या है? इनफिक्स टू पोस्टफिक्स रिकर्सिव फंक्शन। जो आप दो चीजें आप जो कर रहे हैं ये स्टैक के एप्लीकेशन है। और क्यू का एप्लीकेशन क्या है? प्रिंट सर्वर, नेटवर्क सर्वर। साक्षी मिश्रा, गुड इवनिंग। अंशुमान तिवारी, हेलो। तो भाई यहां पूछ रहा है आइडेंटिफाई द नोड ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, उसमें कौन कौन से नोड हैं? लॉन्गेस्ट पाथ क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये सबसे आखिरी लेवल पे तो ए आया है, ये तो भाई H से लेकर HDCBA लिख दीजिए। हाइट एंड द साइज
वेरी गुड। व्हाट इज साइज, व्हाट इज हाइट? सबसे लॉन्गेस्ट जो है उस तक पहुंचने के लिए कितने एजेस, ये जो लाइन लिखी है इसे क्या बोलते हैं? EDGES, एजेस। ये लॉन्गेस्ट तक पहुंचने के लिए कितने, 1 2 3 4 एजेस यूज हुए हैं। तो हाइट कितनी है भाई इसकी? इसकी हाइट है 4। और साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ नोड्स। साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ। ये क्वेश्चन केवल एक ही आधार पे है कि आपको थोड़े टर्मिनोलॉजी पता है कि नहीं। तो भाई गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ठीक, एक बच्चा लिख रहा है कि भाई इसकी हाइट है 5। किसी ने 5 लिखा? नहीं, 4 ही लिखा, दूर से 5 लगा मुझे। ठीक है, चलिए अच्छी बात। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आ गया प्रोग्राम। ओहो, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, किंग खान देखिए भाई, आज शाहरुख खान नहीं आया। रोज आके मेरे को यहाँ परेशान करते हैं, मैं उसको रिप्लाई नहीं करता हूँ। मिसिंग शाहरुख खान कहीं बैठा होगा, चाहता कभी आ जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, सम वर्ड सम, क्लास का नाम, एस्काई वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर प्रेजेंट इन द वर्ड। यहां पे एक वर्ड दिया, क्लास का नाम यही रखना है। ये मैंने पैटर्न बताया था कि भाई इनको डिक्लेयर कर देंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक्सेप्ट वर्ड इन अपर केस, अंडरलाइन कर लीजिए कि ये ध्यान रखना है अपर केस में करने के लिए। फिर ये कह रहा है एड द स्काई कोड ऑफ ऑल द लेटर्स एंड रिटर्न। ऑल द लेटर्स मतलब करेक्टर हो, उसमें डिजिट हो, स्काई मतलब वॉट एवर इज देयर, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। डिस्प्ले द वर्ड्स विद द सम। अब भाई यहां पे विद द सम डिस्प्ले करना है, तो यहां पे कोई सम नामक वेरिएबल है जिसमें हम सम निकाल सकते हैं? नहीं है। तो सम निकालने के लिए जो वेरिएबल होगा वो हम यहीं पे लेंगे। लेट्स से हमने एक सम स्काई के लिए वेरिएबल लिया s, तो बोलो भाई s जो है ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, तो इस फंक्शन के अंदर ही तो अवेलेबल होगा। तो हम डिस्प्ले फंक्शन में इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना। इंस्टेंस वेरिएबल के सिवा आप अपने मन से कोई भी वेरिएबल नहीं लेंगे। फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उस वेरिएबल में ही यूज हो सकता है। तो दूसरे फंक्शन के पास कैसे पहुंचेगा भाई? ये कह रहा ना रिटर्न करो इंट, तो वो नंबर रिटर्न कर देंगे, पहुंच जाएगा। तो भाई इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर से हमें ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, पहली बात। तो हम जब डिस्प्ले फंक्शन मेन लिखेंगे तो एक्सेप्ट कॉल करें ऑब्जेक्ट बनाने के बाद और डिस्प्ले कॉल कर लें, यानी कि हमें इस फंक्शन को कॉल करने की वहां जरूरत नहीं है। तो प्रोग्राम समझ में आ गया? क्वेश्चन आपके जहन में होना चाहिए। अब जहन का मतलब सब समझ रहे हैं ना? तो इसका सॉल्यूशन में शुरुआत होती है, क्लास का नाम सम वर्ड, यहां लिखा है इंपोर्ट java.util.scanner, java.util.string भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। भाई फैन नहीं है शाहरुख खान के, बार बार आता है वहां पे बोलता है आपके बाल क्यों बड़े हैं, पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है। ठीक है, आई एम नॉट फैन ऑफ एनी सेलिब्रिटी लाइक दैट, है ना। उनका काम है, काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, ना हम उनके फैन है ना वो मेरे फैन है। वो मेरे फैन होंगे तो मैं उनका फैन हो जाऊंगा। ठीक है, क्लास का नाम वर्ड सम, मेंबर डेटा जैसा कि कहा था जो क्लास में दिए वो लेने हैं। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर अंदर क्या होगा भाई? ये वर्ड की वैल्यू डबल कोट्स लेन इक्वल टू 0। ठीक, आगे अब इसका बाकी काम बहुत आसान से काम है। आपको पहला काम क्या करना था भाई? कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू ये देनी, वो wrd इक्वल टू डबल कोट्स लेन इक्वल टू 0। फिर एक्सेप्ट वर्ड। इस प्रोग्राम के बाद ब्रेक लेते हैं, राइट? इस प्रोग्राम के बाद ब्रेक लेते हैं। यह एक्सेप्ट वर्ड है, ये सिस्टम डॉट इन लिखना है, मार्क्स इसके होते नहीं होते, डोंट वरी। एंटर अ वर्ड,
मैसेज के बाद नेक्स्ट, sc डॉट नेक्स्ट. सो व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर? व्हाट इज मिसिंग? इसमें क्वेश्चन में क्या था, हमने अंडरलाइन किया था भाई, अपर केस में ले ले कहा था. तो भाई यहां पे क्या करो, WRD डॉट इक्वल टू WRD डॉट टू अपर केस लगाओ. ठीक है, ये आपने रीडिंग टाइम में काम करके रखा है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में, किस जगह वहां पे करना है. ठीक है निखिल, ठीक है, ओके. लेंथ निकाली. अब इंपॉर्टेंट आखिरी काम, जो फंक्शन है जहां पे हमें पूरे नंबर स्कोर करने हैं, बाकी जगह तो आ ही जाएंगे. जिसने इतने सारे पेपर लगा लिए, सब में वही चीज बार बार हो रही है, उसके बाद भी नंबर ना आए तो बहुत बुरी बात होगी. तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 रह गया है, देख लेंगे भाई, रह गया है, देखते हैं क्या रह गया. फिलहाल ये क्वेश्चन कर लें. तो हमें एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है वर्ड के, और उसको एक वेरिएबल में जोड़ते जाना है. यहां पे केवल क्या करना है, s इक्वल टू 0. s कैसा वेरिएबल है, इंटीजर. आपने WRD डॉट कैरेट आई लिया, s में लिखा है प्लस इक्वल टू s इक्वल टू s प्लस, जोड़ते चले गए. अब नंबर वाले वेरिएबल में कैरेक्टर ऐड करोगे तो क्या ऐड होगा, s का एक कोड होगा. इट इज शोइंग सम एरर. एक मिनट बेटा, बच्चों आप लोग को सब बिल्कुल क्लियर दिखाई सुनाई दे रहा है? एक प्लीज बताइए, प्रणव बताइए जरा, दिखाई सुनाई दे रहा है ठीक से? कुछ नहीं है. हाँ, आदित्य इज सेइंग इट इज ओके, सो लेट्स गो अहेड. इट वाज शोइंग सम एरर, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड अबाउट इट. तो हम जैसे ही किसी कैरेक्टर वेरिएबल को इंटीजर में ऐड करते हैं या स्टोर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट टेक्स द ASCII कोड ऑफ इट. हियर इट इज एक्सप्लिसिटली कन्वर्टिंग. इफ यू विल नॉट डू दिस, इंट नहीं लिखाओगे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर से इंटीजर अपने आप से कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब आखिरी काम क्या, रिटर्न है. क्यों रिटर्न करना है, कि रिटर्न टाइप दिया हुआ है, और अगर ये रिटर्न नहीं करेंगे तो जहां पे फंक्शन कॉल करेंगे वहां s अवेलेबल नहीं होगा. फिर लास्ट थिंग, वर्ड डिस्प्ले करना, और यहां पे ये फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन कॉल किया SOP के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर फंक्शन कॉल कर लिया. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर फंक्शन कॉल करने की एक शर्त है. वो शर्त क्या है, फंक्शन मस्ट रिटर्न समथिंग. फंक्शन क्योंकि रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, तो आप कॉल कर सकते हैं. ठीक है, यहां पे ये काम दो लाइन में भी कर सकते थे, एक वेरिएबल में स्टोर करते फिर उसको डिस्प्ले कर लेते. सो एज यू लाइक यू कैन डू दैट, राइट. देन द नेक्स्ट थिंग इज मेन फंक्शन. व्हाट वी हैव टू डू, एज आई सेड कि जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम. ये लाइन ने ऑब्जेक्ट बना दिया, एक्सेप्ट वर्ड फंक्शन कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, आपका सारा काम हो गया. somebody was saying कि भाई कुछ मिसिंग है, कुछ क्वेश्चन रह गया है, तो देखते हैं भाई क्या रह गया. इसमें क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2 का एक पार्ट रह गया, बेस केस ऑफ रिकर्सन. यस यस यस, बेस केस क्या होता है, जितने रिकर्सिव प्रोग्राम बना रहे हैं वहां दो काम होंगे. एक काम होगा फंक्शन खुद को कॉल करेगा, एक काम होगा फंक्शन कॉल नहीं करेगा. ठीक है, क्या करेगा भाई, कॉल इटसेल्फ, राइट. रिकर्शन में फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ और विल नॉट कॉल इटसेल्फ. एक भाई अगर हमने कहा कि फंक्शन खुद को कॉल करता रहा, सपोज करें हमने कहा वॉइड डिस्प्ले, और यहां लिखा है SOP हेलो, ठीक है, डिस्प्ले ठीक है. तो भाई ये हेलो तो डिस्प्ले होगा इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि कभी रुकेगा ही नहीं.
तो देयर हैज टू बी अ कंडीशन व्हेन द फंक्शन विल स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ, दैट कंडीशन इज नोन एज बेस केस. द कंडीशन व्हेन द फंक्शन स्टॉप्स कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज बेस केस. इट हैज टू बी देयर, whether it has to be explicitly written or there has to be some scene कि वैल्यूज ऐसे चेंज हो रही है कि कभी ना कभी वो खुद को कॉल ना करे, तो वो आपका कहलाएगा बेस केस. ऑलराइट, अब मैं लगाता हूं अगला क्वेश्चन. आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कि क्वेश्चन पहले माइंड में सेट हो जाना चाहिए, तभी सॉल्यूशन सेट होगा. ठीक है. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, लेट मी टेक वाटर. आपके आसपास भी अभी पी लो. तो भाई इंक्रिप्शन बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है काउंसिल का. इट मे बी डिफरेंट वे ऑफ इनक्रिप्टिंग. तो यहां करा जस्ट इनक्रिप्ट द मैसेज बाय शिफ्टिंग ईच लेटर बाय इट्स पोजीशन इन द वर्ड. ओहो हो. ट्रेन पहली पोजीशन पे है, RSTU कर दिया, एक बढ़ा दिया. R दूसरी पोजीशन पे है, तो RST कर दिया. ठीक. A तीसरी पोजीशन पे है, तो A में 3, BCD कर दिया. वाह, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है. 2 स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें ओरिजिनल है, इसमें इनक्रिप्टेड है, लेंथ स्टोर कर रही है. ये सब करने के लिए कुछ फंक्शन दे रखे होंगे. भाई कंस्ट्रक्टर है, इनपुट कराना है, ये वॉइड इनक्रिप्ट फंक्शन. इसमें क्या करना है कि आपको जो वर्ड है ना, WRD जो भी है, जिसको इनपुट करा है, उसको शाहरुख खान आ गया. ठीक है. SRK इज बैक. और वही सेम विद द सेम क्वेश्चन. ठीक है. तो भाई हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल में स्टोर है, ये STR है, आपको न्यू STR में स्टोर करना है. इसका इंडेक्स नंबर 0 पे कैरेक्टर है, इंडेक्स नंबर 0 पे. तो भाई इंडेक्स नंबर, इसका कैरेक्टर T एक्सट्रैक्ट किया, इसका इंडेक्स नंबर जो है 0 है. हमें क्या करना है भाई, पोजीशन तो 1 होगी ना, तो इंडेक्स नंबर दिस कैरेक्टर प्लस इंडेक्स नंबर प्लस 1 कर देंगे, तो आपको मिलेगा एक स्काई कोड. ये स्काई कोड 65 के 90 के बीच में है, तो वेल एंड गुड. आप उसका कैरेक्टर बना के स्टोर कर लीजिए न्यू STR में. 65 से 90 की बात क्यों आई, क्योंकि भाई अगर लिखा हो Z, इसमें ऐड कर दो 3, तो भैया 90 के बाद तो Z खुद 90 होता है, Z इज 90, उसके बाद पता नहीं क्या सिंबल आ जाए. तो हम क्या करेंगे भाई, अगर ये माने यही है, तो +3 आ गया 93, इसे माइनस कर देंगे 26. 26 क्यों, 26 क्यों, क्योंकि देयर आर 26 लेटर. रॉन्ग कंस्ट्रक्टर. क्वेश्चन में रॉन्ग कंस्ट्रक्ट, ये कॉपी पेस्ट का खेल है भाई. कंस्ट्रक्टर विल बी द सेम एज दिस चाइल्ड इज वेरी ऑब्जर्वेटिव. ठीक है. तो वेरी गुड, यू हैव जस्ट ऑब्जर्व कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. पिगलेटी नहीं, इसका नाम इनक्रिप्ट होगा, जो भी क्लास का नाम था, ये ई कैपिटल. तो -26 क्यों, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, तो 90 13 - 6 7, ये आ गया 67. 67 में आ गया कितना, C आएगा. ठीक, थर्ड कैरेक्टर ये आ गया. तो यह सर्कुलर पैटर्न में हो जाएगा इस तरीके से. तो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर कि हमें करना क्या है, कैसे करना है. तो लेट्स डू इट. तो क्लास का नाम इनक्रिप्ट, सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्टर इज करेक्ट.
मैं देखो, मैं देखता हूँ टेलीग्राम में कैसे क्या होता है, हम भी परेशान होकर टेलीग्राम पे हम डाल रहे हैं, कुछ लोग करे दिख नहीं रहा है। अभी यहाँ देखो, जो काम करना है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो हमने str, न्यू str और लेंथ 3 वेरिएबल ले लिए जो क्वेश्चन में दिए गए थे। कंस्ट्रक्टर में तीनों को इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद यहाँ तक कोई काम नहीं है स्पेशल, इसके आगे का आंसर अगले पेज पे होना चाहिए। रीड वर्ड फंक्शन इज देयर। रीड वर्ड क्या करेगा? इनपुट कराएगा। इनपुट बहुत बार करा चुके हैं, तभी मैं सॉल्व सॉल्यूशन पे पहुंच गया भाई। ये बार बार वही सेम चीज लिखते लिखते दिमाग खराब हो जाता है, बोर होने लगते हैं, और सब बच्चे भी बोर होने लगते हैं, कहते ये तो हमको आता है, ये सबको आता है। तो ये इनपुट का स्टेटमेंट सबको आता है, ठीक। मेन काम है ये डिस्कस करना। यहां पे जो हमने बात कही वही किया गया है। ये लूप चला किस चीज का भाई? इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर का लूप चला। इंडेक्स नंबर का लूप से क्या होगा भाई? हम इंडेक्स नंबर के थ्रू यहां पे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। भाई ट्रेन लिखा है तो आई की वैल्यू 0 हो गई। 0 पे कैरेक्टर क्या आ गया भाई? सी में क्या आ गया? टी आ गया। अब क्या किया यहां पे मैंने कैरेक्टर प्लस इंडेक्स नंबर प्लस 1 करना है, ठीक। कैरेक्टर प्लस इंडेक्स नंबर प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? जो वैल्यू मिलेगी वो होगा इंटीजर टाइप। कैरेक्टर प्लस इंटीजर इज अ इंटीजर। वैल्यू किस टाइप की मिलेगी बेटा? इंटीजर टाइप मिलेगी। तो यहां पे टाइप कन्वर्जन बहुत जरूरी है। कैर करके जो किया भाई टाइप कन्वर्जन है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो कैरेक्टर वो आ जाएगा, ठीक। इसके रिस्पेक्ट में जो भी कैरेक्टर आ गया वो कैरेक्टर आया आर। भाई आर तो जेड से बड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सी इक्वल टू सी माइनस 26 नहीं होगा। अदरवाइज सी माइनस सी ये 26 होता। इसके बाद ये इफ को आप इग्नोर कर दीजिए। इस केस में जब सेटिस्फाई होगा तो उसके बारे में वो चेक करेगा सिस्टम, पर आपको तो यहां लिखना ही है। इसके बाद जो भी कैरेक्टर नया बना ये सी चेंज होकर आर आ गया। ये आर को हमने कहां जोड़ दिया? न्यू एसटीआर में। पर ये प्लस इक्वल टू मत लिखिएगा। न्यू एसटीआर इक्वल टू न्यू एसटीआर प्लस सी लिखिए। प्लीज अवॉइड यूजिंग शॉर्टकट इन स्ट्रिंग्स, ठीक है। एक लाइन और है। इसके बाद आई की वैल्यू 1 हो गई। 1 पे क्या आया? आर। आर में क्या जोड़ रहा है? आर का इंडेक्स नंबर कितना? आई। सी प्लस आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 2 जुड़ जाएगा ना इधर। अभी 2 जुड़ गया तो उसके रिस्पेक्ट आर एस टी आ जाएगा। ये इसने 2 जोड़ के करेक्टर कन्वर्ट करके दे दिया, वो हम जाके न्यू एसटीआर में जोड़ दे रही है। पर अगर कोई भी नंबर ऐसा होता है, कोई भी केस ऐसा होता है जिसमें वैल्यू जेड से ज्यादा हो जा रही, तब क्या करना है भाई? ठीक, तब क्या करना? 26 माइनस करना है। यहां पे एक थोड़ी सी दिक्कत है। c इक्वल टू सी माइनस 26 लिखा है। c इक्वल टू सी माइनस 26। जब c से 26 घटाओगे तो क्या करेगा? इंटीजर नंबर आएगा ना, इंटीजर आएगा। तो यहां पे हमें c इक्वल टू सी माइनस 26 को कैसे लिखना है उस चीज पे जरा सा ध्यान दे दें। c इक्वल टू कैर ऑफ c माइनस 26 ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से नई स्ट्रिंग फॉर्म हो गई। डिस्प्ले फंक्शन में दोनों स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है। यहां पे देखिए डिस्प्ले फंक्शन ओरिजिनल स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करेंगे, न्यू एसटीआर भी डिस्प्ले करेंगे। ऐसा नहीं केवल ओरिजिनल स्ट्रिंग को डिस्प्ले करके आप छोड़ दो, ठीक है, ये न्यू स्ट्रिंग को करके छोड़ दो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कुछ किसी में कुछ चेंज करना तो चेंज को करके बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मेन में आए, ऑब्जेक्ट बनाया, वर्ड इनपुट कराया, प्रोसेस किया, डिस्प्ले किया, ठीक है। आदित्य बेटा, वेयर यू हैव गेटिंग प्रॉब्लम? वेयर आर यू फेसिंग प्रॉब्लम आदित्य जी? ओके,
पता नहीं क्या बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन पेपर को आगे। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है रिकर्सन पे। नहीं, ये तो इंटेंस है, अगला सवाल रिकर्सन पे आएगा। ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीरीज आ सकती है बहुत। सीरीज आ गई तो मोस्टली इसमें पावर फंक्शन या फैक्टोरियल फंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो पावर फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन, इन सबको तो भाई बिल्कुल सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना, पकड़ के चलना। देखो यहां यूज हो रहा है। आज ही किसी बच्चे का मैसेज है, बोले भाई सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला प्रोग्राम आ सकता है क्या रिकर्सन में? बिल्कुल आ सकता है। देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, फिर 1 + 2 आ रहा है, फिर 1 + 2 + 3 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? सम ऑफ नेचुरल नंबर हो रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल निकालते हैं वैसे ही सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालते हैं। फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई होता है और नेचुरल नंबर में ऐड होना है। तो ये सीरीज बनाने के लिए ऊपर तो 1 2 3 4 चल रहा है, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो गई लूप को कंट्रोल करने की। और नीचे जो वैल्यू हम दे रहे हैं, ऊपर 3 है न्यूमरेटर में, तो नीचे 1 से लेकर 3 तक का सम है, यानी सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 3। ऊपर 2 है तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 2, ठीक। तो एक्सेप फंक्शन, सम फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन ये है। तो हम केवल मेंबर डेटा वगैरह तो आप सब कर लेते हैं, ऐसा मान के चल सकते हैं भाई। सीधे सीधे मुद्दे पे आए कि सारी छोटी छोटी बातें बतानी पड़ेंगी, जरा बताएं चैट बॉक्स में लिख के। चलिए बहुत थोड़ा सा तो लिखना रहता है, लिखा तो ऑलरेडी है ही है। क्लास का नाम जो दिया है क्वेश्चन में उठा लिए एज इट इज। मेंबर डेटा बिल्कुल एज इट इज उठा लीजिए, बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं करना, ठीक है। और ध्यान रखना वहां सम जो है सीरीज कैसी आ रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो सीरीज में का सम डबल टाइप का होगा, ठीक है। जब इनिशियलाइज कर रहे हैं डबल टाइप वैल्यू, तो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू में क्या लिखना है? 0.0 लिखना होगा, 0 नहीं लिख देंगे। फिर अगले फंक्शन में एक्सेप्ट करना है एक्स और एन को, एक्स और एन को इनपुट कराया, फिर ये आया सम फंक्शन, ठीक। देखिए मैं एक बताता हूं, अगर आपको n की वैल्यू जो भी कुछ भी है 1 से लेकर n तक का सम निकालना, तो आप क्या करोगे? एक वेरिएबल लोगे 0, लूप लगाओगे, वाइल लूप। क्या लिखोगे वाइल लूप में भाई? वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, s इक्वल टू s प्लस n और n इक्वल टू n माइनस 1। ये आपका निकला। सपोज n की वैल्यू 5 है, तो 1 से लेकर 5 तक का सम करेगा कि नहीं करेगा? n की वैल्यू 5 है तो पहले 5 ऐड कर रहा है, फिर 4 है तो 4 ऐड कर रहा है। अब इसी का रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। तो मेन वैल्यू कौन है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं? वो हो गया पैरामीटर यहां। तो हम यहां पे फंक्शन कह रहे हैं int सम पैरामीटर n। ये लूप कब रुक रहा है? जब n की वैल्यू 0 है। जब लूप लगाते हैं तो हम कंडीशन क्या लगाते हैं? कब तक चलना है। जब रिकर्सिव बनाते तो लिखते हैं कब रुकना है, ठीक है। दो बातें। तो यहां क्या लिखेंगे? कब रुकना है। जब n की वैल्यू 0 हो जाए तब रुकना है। जब रुकना है तो क्या ऐड करना है? रुकने के बाद कुछ नहीं ऐड करना है भाई। तो क्या रिटर्न कर दे भाई? 0 रिटर्न कर दे। अदरवाइज रिपीट करना है तो रिपीट करते समय दो बातें होनी चाहिए। क्या क्या बातें होनी चाहिए? इस लूप के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सारे काम हो जाए। तो क्या कर रहा है भाई? s इक्वल टू एस प्लस एन, एन को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? n को जोड़ रहा है। तो हम लिखेंगे n को जोड़ो। किससे जोड़ो? अब फंक्शन फिर से कॉल हुआ, सम n माइनस 1। n में क्या जोड़ेगा? जो n को घटाने के बाद आए। ये एक तरह से स्ट्रेस मान लो
कि इसको नंबर दिया गया 5 4 3 2 1 जोड़ा गया, 5 को हम जोड़ेंगे, 4 को अगला जोड़ेगा, 3 तक अगला जोड़ेगा, वो अगले के बाद भाग दे रहा है। अब ये n की वैल्यू 5 है तो ये 5 को जोड़ रहा है, इधर क्या दे दिया 4, अब यहां 4 है तो ये 4 को जोड़ रहा है, आगे क्या दे दिया 3, इसको 3 मिला तो ये 3 को जोड़ रहा है, अब इसने 2 दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस। अब रिटर्न तो जब तक नहीं होगा तब तक तो ये रुका रहेगा ना, तो रिटर्न वैल्यू किसकी चाहिए भाई, सम 4 की। अब 4 के लिए पहुंचे तो यहीं पे पहुंचे तो कह रहा भाई 4 प्लस रिटर्न वैल्यू ऑफ 3 एंड दिस वेट विल गो अप टू 0। अब 0 पहुंचेगा तो ये सारी वैल्यू जो है 4 1 2 3 4 5 ऐड होके जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब बात हुई, समझ में आपके आ गई होगी। तो अब यहां पे जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा फर्क लिखा है, तो क्या ये गलत लिखा है या ये सेम बात लिखी है भाई, सेम बात लिखी है। कैसे भाई, 1 होने पे 1 जोड़ रहा है, हमारा भी तो 1 तक ही जा रहा है, 0 होने पे 0 जोड़ रहा है, ये 1 पे रुक गया। अगर हम इसको यूं कह दें, चलो ज्यादा इस पे डिस्कस टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये 1 होने पे 1 जोड़ रहा है, 0 होने पे तो ये भी कुछ नहीं जोड़ रहा है, 1 पे रिटर्न हो गया, तो आखिरी में क्या जोड़ देगा 1, 1 तक ही जा रहा है, 0 तक नहीं जा रहा है। ठीक है, 0 को हमें जोड़ना नहीं था। अब सीरीज की बात करते हैं, इस सीरीज में करना क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू थी 1.x 2.x 3.x, तो वैल्यू 1 2 3 है जिसके लिए लूप बना सकते हैं, तो ये आई का लूप लगा है 1 से लेकर n तक। ठीक, ये डिनोमिनेटर के लिए फंक्शन बना कॉल कर लिया, p इक्वल टू सम i। भाई i की वैल्यू अगर 1 होगी तो p में क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 1 तक का सम, और ये क्या हुआ i इंटू एक्स, आई की वैल्यू किसमें कितनी है 1, 1 इंटू एक्स प्लस अपॉन p कर देते, दोबारा कॉल कर लिया, तो इस p की जरूरत नहीं है तो p हटा ही दो, एक लाइन में हो गया सम i 1 का सम। ठीक, अब i की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या हो जाएगा लाइन 2 इंटू एक्स अपॉन सम 2, जब सम फंक्शन को 2 दोगे तो 1 प्लस 2 आएगा। दिस वे इट विल फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, डिस्प्ले द सम ऑफ द सीरीज, मेन फंक्शन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले। एक्सेप्ट विल इनपुट, क्लियर है। अंशुमान जी, एस्काई इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंक्रिप्शन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पहले बोर्ड में बहुत बार आए। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैं सोच रहा हूं पूरा पेपर खत्म ही कर दे तो कल क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, एक एक दिन का गैप लेके चले, एक ही बाकी रह जाएगा। A class perfect has been defined to check the number is perfect number or not. ठीक है, परफेक्ट नंबर सबको पता है जिसके सम ऑफ फैक्टर नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, 6 का सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। ठीक, नंबर है सम जिसको हमें परफेक्ट नंबर चेक करना है, सम ऑफ फैक्टर स्टोर करने के लिए वेरिएबल दे रखा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक्सेप्ट करने का फंक्शन, और ये फंक्शन इंपॉर्टेंट टू रिटर्न द सम ऑफ फैक्टर यूजिंग द गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। सम ऑफ फैक्टर रिटर्न करेगा, ए क्या चीज है, 6 को चेक करना है, ए की वैल्यू 1 भेजेंगे, 2 भेजेंगे, 3 भेजेंगे, ए की वैल्यू 1 2 3 किससे डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो क्या बोलते हैं कि अगर डिवाइड हो रहा है तो वो चलता रहेगा, पर 3 के बाद 4 पे भी रुक सकते हैं, 5 पे भी रुक सकते हैं, 6 पे तो रुकना ही है, 6 से डिवाइड करके नहीं देखना है, तो वो जिस तरह से बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, अब सम ऑफ फैक्टर स्टोर करने के लिए यहां पे वेरिएबल दे रखा है, तो हम रिकर्सिव टेक्निक से फंक्शन को कॉल करेंगे, ए को 2 भेज देंगे, सॉरी 1 भेज देंगे,
पर जो सम स्टोर करना उसके लिए वेरिएबल दे रखा है, यानी कि हम इस फंक्शन को कॉल करें, कॉल करने के बाद ये जो इंट लिखा है रिटर्न टाइप की कोई खास जरूरत नहीं है, वैसे भी हो जाता, पर दिया है तो उसको यूज करें। तो यहां दो तरह से करा जा सकता है, कई तरह से किया जा सकता है, दो तो एक फाइनाइट नंबर है। तो पहले बेसिक थोड़ी सी चीजें रखी हैं, हर प्रोग्राम में करनी होती है। वाह भाई, क्वेश्चन में सम करके एक वेरिएबल था, यहां पे आंसर में नहीं लिखा है, तो ये जो आंसर हम शेयर करेंगे उसको बिल्कुल भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको हम क्लास ले रहे हैं इसीलिए, ठीक है, कि भाई यहां पे कुछ चीजें कमी रह गई तो हम यहां पे क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे एक वेरिएबल सम मिसिंग है जो कि क्वेश्चन में है, ठीक। अब आइए मेन फंक्शन सम ऑफ फैक्टर पे। हाय हाँ, जस्ट अ मिनट। ए की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पास की गई। यहां देख के रिकर्सिव फंक्शन जब भी चेक किया जाएगा, एग्जामिनर यहां के बाद इस पॉइंट को देखने वाला है कि आप भाई क्या मान रहे हो, इसलिए आप यहां पे कमेंट भी लिख सकते हैं कि भाई ए जो हमने पास किया है वो num/2 पास किया है, यानी 6 दिया था तो हमने 3 से चालू करा, 6 से था तो हमने 3 से चालू करा, तो मैं मान लेता हूं नम के लिए 6 है तो ए की इनिशियल वैल्यू कितनी रही होगी, 3 के लिए ये कंडीशन क्या है, बेस केस तो होगा ही नहीं, 3 से चेक करके देखना है डिवाइड होता है कि नहीं होता। डिवाइड होता है 6, नम की वैल्यू 6 है, मेंबर डेटा तो एक्सेसिबल हो गई, डिवाइड होता है तो आप 8 से डिवाइड हो तो ए को जोड़ना है ना, तो ए प्लस, जैसे अभी हमने कॉल किया था a-1, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालने में कॉल किया था तो वो करेंगे। और अगर डिवाइड नहीं होता तभी तो मुझे आगे तो चलना ही है ना, तो यहां 0+ लिख दें या केवल रिटर्न लिख दें, 0+ ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जोड़ के हमें अगले नंबर से डिवाइड करके देखना है, और डिवाइड नहीं हो रहा तो अगले नंबर से डिवाइड करके देखना ही देखना है। तो यहां 2 रिकर्सिव केस होंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं, यहां पे num/2 दिया हुआ, अब हमने ये num/2 जब भेजा तो रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, सम ऑफ फैक्टर। अब वो सम ऑफ फैक्टर नंबर इटसेल्फ के बराबर है, तो ये नंबर प्राइम है, अदरवाइज प्राइम सॉरी परफेक्ट है, अदरवाइज परफेक्ट नहीं है। तो एक तो ये सॉल्यूशन दिया है, आई कैन डू वन मोर सॉल्यूशन टू फॉर यू। उसमें मैं मान लेता हूं कि भाई अगर हमने ए की वैल्यू 1 पास की है इनिशियली, INT फैक्टर सम, INT ये दोनों तरह से दिमाग में आ सकता है कि भाई इफ a इक्वल टू 1 इनिशियली, तो क्या होगा, हम a की वैल्यू num/2 से बड़ा होने पर रुक जाएंगे, ठीक है। num की वैल्यू कितनी है, 6 मान के ही चल रहे हैं, 12 मान के चल रहे हैं, चलो 12 मान लेते हैं, a की वैल्यू 1 पास की, तो भाई हमें क्या करना है, 12 को 1 से लेकर 6 तक डिवाइड करना है, 1 से लेकर 6 तक से डिवाइड करना है। 7, 8, 9, 10 से वैसे भी डिवाइड नहीं होता, टाइम वेस्ट क्यों कराना, और 12 से तो चेक करना ही नहीं है, इटसेल्फ को तो ऐड ही नहीं करना है। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, बड़ा हो गया रिटर्न कर दो 0, क्योंकि अब उसके आगे रुक जाना है, हम ऐड करें कुछ भी नहीं ऐड करना चाहते हैं। अदरवाइज सेम कहानी, नंबर अगर a से डिवाइड हो गया तो भाई वो कौन सा नंबर था, हमें इसको ऐड करना है, और अगली बार फंक्शन जो भी नाम है फैक्टर सम को कॉल करना है और a की वैल्यू को बढ़ा देना है। यहां वाले लॉजिक में घटा रहे हैं, ठीक है, दोनों दो लॉजिक हो सकते हैं।
क्योंकि वो n/2 पास कर रहा था इसलिए वो घटा रहा था, 1 तक आया था। हम 1 से ले रहे तो इसलिए बढ़ा के n/2 तक जा रहे हैं। अदरवाइज भाई अगर डिवाइड नहीं हुआ है तो भी हमें रिकर्सिव कॉल करके a की वैल्यू तो बढ़ानी है, तो हम केवल बढ़ा देंगे, a+1 कर देंगे। ठीक, अच्छी बात। बच्चे कुछ थक गए हमें लगता है, कुछ कम हो गए। ठीक, कोई बात नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। वो है इनहेरिटेंस का। तो जूम करके क्वेश्चन दिखा देता हूं। यहां पे सुपर क्लास डिटेल है, सब क्लास बिल है, और हमें कैलकुलेट करना है मंथली फोन बिल। काफी कैलकुलेशन है, और उसके बाद एक क्वेश्चन है क्यू के ऊपर। ठीक है, जहां फ्रंट रेयर की वैल्यू इनिशियली 0 है। ये क्वेश्चन अभी किसी दिन डिस्कस किया था, तो आई होप नाउ आई एम टायर्ड, मतलब so we can just continue with this 2 question in the next paper in the next class. Fine, so that's all for today. Good night, bye bye.